इतिहाद इंडिया चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत और बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं। भारत के 25-26 दलों ने मिलकर इंडिया अलायंस बनाया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 इलेक्शन जीतने के लिए। अब सवाल ये है कि बहुत से लोग सोच रहे हैं ये भी कि भाई इनके आपसी कोऑर्डिनेशन में कमी रही, लेकिन जब कुछ 2 दिन पहले जब मुंबई के अंदर इनकी जब बैठक हुई तो तमाम जो सवालात थे सब लोगों के सवालात भी ख़त्म हो गए, क्योंकि इनकी जो आपसी कोऑर्डिनेशन को लोगों ने बहुत सराहा। क्योंकि इन लोगों ने ये भी कहा कि हम सीट शेयरिंग करेंगे और तमाम अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमेटी को अलग अलग काम भी दिए गए। तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ सरदार दया सिंह साहब मौजूद हैं, जो ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष हैं और भारत जोड़ो नफरत जोड़ो यात्रा भी इन्होंने इनके फाउंडर भी हैं और लगातार पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते रहते हैं और लिखते रहते हैं। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। आपका स्वागत और खैर मकदम करता हूँ। सरदार साहब, इंडिया अलायंस को लेके क्या लगता है कि 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ देगी? नहीं, मेरा ये मानना शुरू से रहा है कि मैंने 1977 को देखा है जब जनता पार्टी सामने आई। मैंने इमरजेंसी का दौर भी देखा है और मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को ये जो गलती करने जा रही है उसको ये गलती नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि जब सोनिया गांधी 1997 में कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, उन्होंने सीधा आरएसएस को टारगेट किया। जब उन्होंने आरएसएस को टारगेट किया, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता जो बीजेपी का नेता था, तो उस नेता को भी 6 साल के अंदर आउट कर दिया। चाहे उस समय शाइनिंग इंडिया की आवाज़ उठी, सब कुछ उठी। तो 2004 में जो इलेक्शन हुआ तो उस समय सोनिया गांधी और तो कोई पटल पर नहीं था, कांग्रेस में इतनी ताकत ही नहीं थी, पैसा भी नहीं था, पर 2004 में उन्होंने 145 का आंकड़ा लेकर बीजेपी को हरा दिया। उसके बाद जो सरकार यूपीए की बनी, वो सरकार बहुत कमाल की। उस सरकार में उन्होंने सरदार मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। उसके खिलाफ भी आवाज़ उठी। सुषमा स्वराज ने कहा कि मैं मंजे पे नहीं सोऊंगी, मैं नीचे सोऊंगी। उमा भारती ने कहा कि मैं ये ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, मतलब वो जो आवाज़ें उठी। पर मेरा ये कहना था कि कांग्रेस का बहुत जचा हुआ प्रोग्राम था कि एक सिख को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और वो भी ऐसा सिख जो इंटरनेशनली नोन पर्सनैलिटी थी, जो आर्थिक मामलों का बहुत बड़ा विद्वता पूर्वक रहा, आर्थिक सलाहकार भी रहा, तो वो सब रहा, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा। तो मेरा ये कहना था कि सरदार हुकम सिंह के बनते ही एक नया चैप्टर कांग्रेस के जीवन में लिखा गया। वो था कि सिख और मुस्लिम, जो 1984 के कारण सिख कांग्रेस से दूर हुए, 1992 के कारण मुसलमान कांग्रेस से दूर हुए, क्योंकि दोनों समय में कांग्रेस के दौरान ही बाबरी मस्जिद का विध्वंस भी हुआ और कांग्रेस के दौरान ही 1984 में सिख कत्लेआम भी हुआ और ब्लू स्टार ऑपरेशन भी हुआ। तो वो दोनों ही नाराज थे, पर सरदार मनमोहन सिंह के बनते ही सिख और मुस्लिम कांग्रेस की ओर बढ़ गए। अब जरा ध्यान से देखना कि 2009 में जो सरदार मनमोहन सिंह, 2009 का सीधा इलेक्शन सरदार मनमोहन सिंह के नाम से लड़ा गया। और सरदार मनमोहन सिंह के नाम से लड़ा गया तो 145 का 2004 का आंकड़ा वो 206 हो गया, 61 सीट का फर्क आ गया। तो इसलिए, और जब वामपंथ भी बाहर आउट हो गया, क्योंकि परमाणु के लिए जो समझौता सरदार मनमोहन सिंह करके आए, तो लेफ्ट पार्टी जो है वो भी बाहर हो गई। तो उन इतना होने के बाद भी 206 का आंकड़ा आ गया। उसके बाद क्या किया कि 2014 आते आते मनमोहन सिंह की सरकार को खराब करने में प्रणब मुखर्जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस का जो आरएसएस का चैप्टर कांग्रेस में बैठा था, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और उन्होंने राहुल गांधी को पेश करते ऐसा पेश किया कि वो शिव भक्त है, वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण जनेऊधारी है, और उसको मंदिर मंदिर घुमाने लगे। तो सिख और मुस्लिम के मन में एक आया कि इसका मतलब है कांग्रेस उसी हालात में जा रही है जिस हालात में राजीव गांधी चले। तो फिर वो वापस हो गए। जब वो वापस हुए तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि कांग्रेस को सीट मिली 44। इसका मतलब है कि अगर सिख और मुस्लिम जो कांग्रेस के साथ रहता है, जो इंदिरा गांधी के समय तक रहा, कभी हार नहीं हुई। जैसे ही कांग्रेस वापस निकला, कांग्रेस से सिख और मुस्लिम वापस गया, तो नतीजा 44 सीट मिली, 19% वोट मिले।
अब 2019 को देख लो, 2019 में भी कांग्रेस को वोट मिले 19.6% और सिख और मुस्लिम बाहर चला गए, वो नहीं साथ में आ सके। 168 मेंबर पार्लियामेंट जो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट थे 2014 में, वो सारे के सारे कांग्रेस से उठ के बीजेपी में चले गए। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये देखूं कि नरेंद्र मोदी जी का 2014 का आंकड़ा देखें, अगर 168 उसमें माइनस कर दिया जाए तो 282 में से 114 सीट पर ही नरेंद्र मोदी जी जीत कर आए। 168 तो वही थे जो कांग्रेस से निकले थे और बीजेपी में चले गए, जो हिंदूवादी सोच के थे वही बाहर गए, जिसके कारण मुसलमान और सिख अलहदा भी हो गए। तो अब सवाल उठता है कि 2019 के बाद जो अब हालात बने हैं, जो अब ये इन्होंने इंडिया का नाम लेकर एक अलायंस बनाया और एक के खिलाफ एक को खड़ा करने के बाद, मैंने शुरू में ही कहा कि केजरीवाल के साथ कौन सा अलायंस करोगे आप। केजरीवाल जो 2013 में जब आया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आरएसएस का फंडा था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का संयोजक कौन था? केजरीवाल था। केजरीवाल ने सरदार मनमोहन सिंह और कांग्रेस को वो बदनाम किया, और अकेला देश में ही नहीं विदेशों में भी कांग्रेस बदनाम हुई। और 2013 में अगर आपने 3 व्हीलर के पीछे पोस्टर देखे हो किसी ने, तो वो कह रहा था कि दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में मोदी। तो इसका मतलब यह है कि वो जो आदमी आप आरएसएस का मान रहा है और उसी को आप लेकर घूम रहे हो, उसने कांग्रेस मुक्त कर दिया आरएसएस ने। उसके बाद दूसरा फंडा उसका था कि आरएसएस के मन में था कि पंजाब में सिख लीडरशिप खत्म कर दी जाए, उसने पंजाब में भी सिख लीडरशिप खत्म करवा ली। आज पंजाब में भी वो हालात है जो हालात हैं, आज केजरीवाल की तरफ चले गए। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ये पहली गलती तो ये कर रही है कि केजरीवाल जैसे जो माना गया है कि वो आरएसएस के लिए काम करता है, जिसने कांग्रेस के खिलाफ गोवा में खड़ा हुआ, जो कांग्रेस के खिलाफ इसमें गुजरात में खड़ा हुआ, हिमाचल में खड़ा हुआ, अभी जब पिछले बार इनकी पटना के बाद मीटिंग हुई जो बेंगलोर में होनी थी, उस दौरान भी उसने क्या किया? उसने राजस्थान में भी कंपेन की, उसने छत्तीसगढ़ में भी कंपेन की, उसने मध्य प्रदेश में भी कंपेन की, उसमें भी उसने कांग्रेस के खिलाफ बोला। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की ये पहली मूर्खता होगी जो उसने ये जो इंडिया का जो नारा लिया और इनको सबको इकट्ठा करने की कोशिश की, ये बहुत बड़ी गलती है। लेकिन सर इसमें एक चीज समझ लीजिए, जैसे कि अगर आम आदमी पार्टी सिर्फ एक दल है, लेकिन इसके साथ 25-26 दल और मान लो इस तरह की कोई हरकत अगर वो करता है या तो उसको निकाल दिया जाएगा, अगर वो जो इंडिया अलायंस इस बात का फैसला लेगी। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब यहाँ पर सीट शेयरिंग की बात अगर आ रही है कि जब सीट शेयरिंग होगी तो इसमें कोई गड़बड़ी तो कोई करने वाला नहीं। मान लो कोई कंपेन कर रहा है तो मैं उसमें क्या दिक्कत है? आपने जरा मोदी जी का अक्स देखें आप जी। उन्होंने क्या किया, जैसे ये हो रहा था इमीडिएटली उन्होंने ये 18 से लेकर 22 सितंबर तक की एक लोकसभा का सेशन बुला लिया। अब उसमें ये क्या करेंगे? मेरा ये कहना है कि उस सेशन के पीछे ये है कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए और इमीडिएटली इलेक्शन करवा लिया जाए। अगर वो इलेक्शन होता है, मैं केजरीवाल को उसको मैं ना ज़्यादा नज़दीक से जानता हूँ, मैं तो उसकी कार्रवाई को जानता हूँ, जो वो कह रहा है उसी की बात को। अब वो क्या होगा, ये लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि अगर वो राजस्थान में, भाई आप लोकसभा के लिए सीट शेयरिंग कर रहे हैं, आप विधानसभा के लिए तो नहीं कर रहे। अब विधानसभा में राजस्थान का चुनाव होगा, मध्य प्रदेश का चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ का चुनाव होगा। इन चुनावों में क्या केजरीवाल सीट शेयरिंग करेगा या इंडिपेंडेंट लड़ेगा? अगर सीट शेयरिंग नहीं करेगा तो ये लिटमस टेस्ट होगा, कांग्रेस खड़ी हो भी सकेगी कि नहीं हो सकेगी। एक बात। जो दूसरी बात आपने कही कि ऐसी बहुत सी पार्टियां, ये सारी पार्टियों को अगर आप देखें तो सब पार्टियों के सारे दलों के जो लीडर है उनके पास 10-12% का वोट है अपना, बाकी सारा ही वोट मुस्लिम या सिख का। आप ममता को ही देख लें, आज मुसलमान ममता को छोड़ जाए, ममता कल हार जाएगी। आज अखिलेश को मुस्लिम छोड़ जाए, अखिलेश हार जाएगा। आज लालू और नीतीश को मुस्लिम साइड लाइन कर दे तो आज हार जाएगा। इसका मतलब यह है कि सबको पता है
कि जब तक मुस्लिम हमारे साथ हैं, मुस्लिम का खेला किसका है? खेला मुस्लिम का, वोट मुस्लिम का है। और वोट पिछले बार जो मुस्लिम ये फील करता है, जो 1992 के बाद मुस्लिम की हालत बनी, वो इसलिए हालात बनी कि मुस्लिम ने देखा कि यार बाबरी मस्जिद कांग्रेस के समय उड़ गए, तो वो बाकी दलों में बढ़ता चला गया, यार जो भी जीत सकता है उसके साथ वोट। नतीजा क्या है कि मुसलमान के बंटने से ये हालात पैदा हो गए। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई खड़ा है तो केवल मुस्लिम है। मैं साथ में सिख को क्यों कहता हूँ? सिख का ये है कि जो मैंने पिछले 10 साल में काम किया, मैंने मुस्लिम और सिख को नज़दीक लाने की कोशिश की है। मैंने इतिहास के वो पन्ने भी पेश किए हैं जो मुगलों के पन्ने हैं, जिनके साथ हमारे संबंध रहे। आज मुझे खुशी हुई जब नूह वाला हुआ तो मस्जिद के सामने सिख आकर खड़े हो गए कि हम इस मस्जिद को नहीं तोड़ने देंगे। तो मतलब ये है कि एक रास्ता खुला। सिख का एक फ़ायदा बहुत बड़ा है, क्योंकि सिख के संबंध हिंदू के साथ में, जो लिबरल हिंदू है उसके साथ में, और मुस्लिम के साथ में। तो ये लिंक पैदा करता है, ये आपस में लिंकेज पैदा करता है। ये लिंकेज बहुत बड़ी है। अगर सिख के 3% वोट ही मान लिए जाए, 2.5% वोट ही मान लिए, मैं कहता हूँ 2% वोट ही मान लिए जाए, तब भी 10% का बेनिफिट होता है, क्योंकि 10% हिंदू जो वोट है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो सिख, मुस्लिम और हिंदू इकट्ठा हो जाता है। ये हमने गांधी पीस फाउंडेशन में भी लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 2024 का जो इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें जो सिख और मुस्लिम है वो किस तरफ जाए? क्योंकि उनके पास कोई तरीका भी नहीं है, वो जाए तो किधर जाए, ये भी है ना, वो किसका दामन थामे? यही मैंने सवाल कांग्रेस की मूर्खता का मैं यही पैदा कर रहा हूँ कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि 19% वोट उनके पास 2014 में भी है, 19.6% वोट उनके पास 2019 में भी है, 22% वोट मुस्लिम और सिख का बन जाता है। अगर ये इकट्ठा 41%, तो यही वोट है। अब मुस्लिम के सामने सवाल खड़ा हो गया कि वो जो अखिलेश का आदमी खड़ा होगा क्या उसको वोट देगा, जो केजरीवाल का आदमी खड़ा होगा क्या उसको वोट देगा, वो जो ममता का वोट आदमी कैंडिडेट खड़ा होगा क्या उसको वोट देगा। आप मुस्लिम के साथ ही शरारत करना चाह रहे हैं। मुस्लिम को आपने क्या समझ रखा है? तो मुस्लिम को तो आपने खेला समझ लिया। इसका मतलब 1 to 1 कोई झगड़ा नहीं है, ये हिंदू बनाम हिंदू का इलेक्शन है। और ये कांग्रेस की मूर्खता, मैं तो कांग्रेस की मूर्खता कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन दया साहब, आप ये चीज समझिए कि जैसे अगर तमाम दल एक साथ इकट्ठा हैं, अब मान लीजिए कि अखिलेश यादव को कुछ मुस्लिम उधर दे रहे हैं, कुछ एसपी को दे रहे हैं, कुछ बीएसपी को दे रहे हैं, कुछ दूसरे दलों को दे रहे हैं, लेकिन जब सारे दल एक साथ मिल जाएंगे तो फिर एक तरफा वोट जाएगा नहीं जाएगा, ये सवाल है। मैं कहता हूँ ये सारे जीत के भी आ जाए। मैं कांग्रेस, इस हालत में कांग्रेस जीत के, मुजफ्फरनगर में क्या अखिलेश की सरकार नहीं थी उस समय? ये जो नूह में है, क्या कांग्रेस ने मतलब क्या आवाज किसी पार्टी ने बात उठाई? मणिपुर में जो हो रहा है कितनी पार्टियों ने बात उठाई? ममता के यहाँ जो होता है वो कितनी पार्टियां, और मुसलमानों के साथ जब होता है, असम में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो उत्तराखंड में मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो ये पार्टियां वहां सो रही हैं। इसका मतलब यह है कि इनको सबको डर है कि हमारा हिंदू वोट ना कटे। मुसलमान को तो इन्होंने कंफर्म कर दिया कि तो मुझे वोट डालेगा। हमारा ये कहना है कि अगर इन्होंने मुस्लिम और सिख को अपने साथ लेना है तो इनको मुस्लिम और सिख के इत्काद को, उसकी इज्जत और सम्मान को बरकरार रखना पड़ेगा। तो उसी के साथ बरकरार नहीं रखना चाहते, और मुझे नहीं लगता कि ये जो कंपोजिशन है ये हिंदू बनाम हिंदू है, हिंदू बनाम हिंदू है। इसके इस कंपोजिशन में कोई कुछ लेना देना नहीं है। ये मुसलमान और सिख को तय करना है कि हम कहाँ खड़ा होना चाहते हैं। हाँ, हम कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, मैंने देखा कि आपने लिखा इंडिया अलायंस को लेकर के ओवैसी को उन्होंने अलग कर रखा है, तो उसके बारे में क्या आप कह रहे हैं कि उसको भी साथ लेना चाहिए? नहीं, मुझे खुशी हुई है कि अब पता लगा है कि अब जो 26 की जगह 28 मुंबई में हुए हैं तो ओवैसी साथ आया है। मुझे इस बात की खुशी है, और मैं चाहता था, और ओवैसी को भी के बारे में भी मैं कहता हूं कि ओवैसी को भी ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा। हमारे पास सिख और मुस्लिम के पास कांग्रेस के बिना और कोई रास्ता नहीं। मैंने ये लिखा है कि ना तो 1984 और ब्लू स्टार ऑपरेशन के समय सोनिया गांधी थी, ना राहुल गांधी था, ना प्रियंका थी। सबसे बड़ी बात यह है कि 2004 में मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री होते हुए संसद पर माफीनामा मांगा कि हमारे से गलती हुई, हम उससे माफी मांगते। यही बात मैं समझता हूं कि जो गलती 1992 में कांग्रेस ने की, कांग्रेस को यह बात माननी चाहिए कि वो गलती भी कांग्रेस से हुई है, वो कांग्रेस को गलती नहीं करनी चाहिए, और उनको किसी की जरूरत ही नहीं है। अब वो जो अगर मुसलमान और सिख
सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाए तो ना उसको किसी अब उसको 1 to 1 की जरूरत कहाँ पड़ी। दूसरा हमारा खदशा ये है कि अगर ये 1 to 1 हो जाएंगे तो कल को अखिलेश वही खेल खेलेगा जो मुजफ्फरनगर में हुआ, जो उत्तराखंड में हो रहा है, जो बाकी जगह हो रहा है। ममता वही खेल खेलेगी, वोट मारा लेगी और काम वही करेगी जो वो करना चाह रही है, तो वो फायदा क्या हुआ। तो कम से कम कांग्रेस के ऊपर उम्मीद की जा सकती है। कांग्रेस को ये खेला नहीं, इस खेले के अंदर नहीं जाना चाहिए, बल्कि कांग्रेस को सीधे तौर पर आना चाहिए। हाँ, जो पार्टियां यूपी जैसे यूपीए बनी थी, जो पार्टियां यूपी के तौर पर उसके साथ आना चाहती वो आए, नहीं तो स्टेट लेवल पर इनके वो हालात बनेंगे, ना इनके ऊपर स्टेट लेवल पर विश्वास होगा और ना ही इनके ऊपर केंद्र। ये तो सीधा मोदी जी को जिताने का फार्मूला है। मैं ओपनली एडमिट कर रहा हूं कि ये हिंदू बनाम हिंदू इलेक्शन होगा। मुसलमान और सिख के मन में आशंकाएं पैदा होंगी, दर्द पैदा होगा। उन्होंने उन दर्द को झेला है। मैं नहीं समझता कि ये जो रास्ता है ये ठीक होगा। मैं इसकी खिलाफत करता हूँ, सीधे तौर पर मैं इसकी खिलाफत। इंडिया अलायंस का? हाँ, इंडिया अलायंस की ये खिलाफत है। अच्छा, आपके हिसाब से अगर केजरीवाल को हटा दिया तो ठीक है? नहीं, मैं कहता हूँ केजरीवाल का यूपीए की शर्तों पर कांग्रेस के सामने लोगों को आना चाहिए कि हम आपके साथ, कम से कम मुसलमान और सिख किसी पार्टी पर विश्वास तो रखें, किसी को कह तो सके कि हमने वोट आपको दिया तो आपको हमारी इज्जत और सम्मान का इज्जत रखनी पड़ेगी। हम लालू एक यकीनी आदमी सिख और मुस्लिम के साथ खड़ा, हमें कोई तकलीफ नहीं है, वो कंपोजिशन बनाए, पर उनको कोई विश्वास तो दे कि हाँ हम आपके साथ करें। और अगर ये बेविश्वासी नहीं होगी, हो सकता है जीतने के बाद कुछ बेहतर करे। ये जब इस तरह की तमाम पार्टियां आ रही हैं, ये देखो, ये वायदे जो हैं, ये वायदे तो महात्मा गांधी ने 1948 जब 1947 विभाजन हुआ तो उन्होंने सिख और मुसलमान को दिए, तभी सिख और मुसलमान इधर आए। नतीजे क्या निकले? नतीजे 1984 भी हमने देख ली, नतीजे हमने 1992 में भी देख लिया, नतीजा अभी जो काशी वाला सिस्टम चला हुआ वो भी देख रहे हैं। तो कौन बोल रहा है? तो सवाल ये बात है, ये यकीनी, ये विश्वास, इस खेल में हम नहीं पढ़ना चाहते। हम कांग्रेस को सीधा करना चाहते हैं कि कांग्रेस के ऊपर हमें भरोसा हो सकता है, हम कांग्रेस के साथ खड़ा हो सकते हैं, हम कांग्रेस के लिए काम भी कर सकते हैं। पर ये जो विभाजन वाली चीज है कि कोई आदमी कभी किसी के साथ चला जाए, कभी किसी के साथ, ये हमें ना तो बर्दाश्त है और ना ही हमें विश्वास है। कांग्रेस अपने विश्वास को तोड़ेगी, हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। मैं इसी के साथ आपसे ये भी थोड़ा प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ आपसे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो इस पे क्या राय है? नहीं, ये जुमला है। अच्छा, इसका कोई लेना देना नहीं, ना ये हो सकता है, ना ये होने के संभव है। ये जो संविधान के समझदार हैं वो सब जानते हैं कि जब राज्य सरकार टूटती हैं, बढ़ती हैं, तो उस समय वो 5 साल के लिए बैठी रहेंगी या सेंटर के पास नहीं। ये मूर्खता भरा है, इसका कोई लेना देना नहीं। ये केवल जुमला है, ये केवल इसलिए जुमला तैयार किया गया ताकि लोगों के अंदर ये शंका आ जाए कि एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृति, ये हिंदू मानस का एक पैदा किया एक जुमला है ताकि हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ते कदम है। मैं ये एक राष्ट्र, एक जात, एक सारा कुछ, ये ना संभव है। मैं समझता हूँ कि आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन जो 1973 में अकाली दल ने पास किया था, सिखों ने पास किया था, मैं समझता हूँ कि फेडरल सिस्टम ही इस देश को बचा सकता है और फेडरलिज्म के साथ ही हम रह सकते हैं। यही मैं कांग्रेस से अपेक्षा करता हूं कि कांग्रेस को अपना रास्ता ये छोड़ना चाहिए। ये मूर्खतापूर्ण रास्ता जो है, ये 2024 में ये सीधे का सीधा नरेंद्र मोदी को जिताने का रास्ता है। जिसने भी उसको